हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस लेसन में वो है किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था और समस्या की अवस्था, इस रूप में इस विशेषताओं को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है लेसन को तो प्लीज वॉच इट। तो किशोर अवस्था को हम तनाव, तूफान, संवेगों की अपरिपक्वता, उथल पुथल, समस्या आदि की अवस्था के रूप में जानते हैं। किशोर अवस्था में ही जो किशोर और किशोरी होते हैं, यानी कि बालक और बालिकाएं होते हैं, वो अच्छे और बुरे बन जाते हैं। अगर किशोर अवस्था में उनको सही प्रकार से निर्देशन नहीं दिया गया, उनको गाइड नहीं किया गया, तो ये अवस्था बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। और इस अवस्था में जो भावी जीवन होता है किशोर और किशोरियों का, वो अपने माता पिता, अपने अभिभावकों, अपने जो क्लास टीचर है, जो शिक्षिका है, उनके द्वारा दिए गए जो निर्देशन है उस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। तो किशोर अवस्था को हमने इसी प्रकार से डिस्कस किया है और आपको ये पता है, हम समझ चुके हैं ये कि किशोर अवस्था में शिक्षा के संबंध में हेडो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि 11 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसमें नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि जो नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, अगर उसको सही दिशा प्रदान कर दी जाए, यानी कि बाढ़ के समय ही उसको सही निर्देशन दिया जाए, सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो जो बालक होता है उसका आगे का जो जीवन होता है उसमें वो बहुत ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करता है। तो ये निर्देशन की जब हम बात करते हैं, किसी को गाइड करने की बात करते हैं, तो ये किस प्रकार से की जा सकती है? तो इसका माध्यम एक ही है, शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा ही हम बालकों में होने वाले जो भी परिवर्तन है किशोर अवस्था में, जो भी उनकी नीड्स है, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी रुचियां हो, उनको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आज हम उसी को ही डिस्कस करेंगे कि किशोर अवस्था में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, जो कि शिक्षा का स्वरूप को निश्चित कर सके और उनके जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल कर सके। सबसे पहले बात आती है शारीरिक व मानसिक विकास के लिए शिक्षा। तो किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की जो आवश्यकताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, वो पूरी तरह से हो सके। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि किशोर अवस्था में शरीर से संबंधित तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आते हैं और ये बहुत ही क्रमिक परिवर्तन होते हैं, एक के बाद एक होता चला जाता है। कभी लंबाई का बढ़ना, कभी भार का बढ़ना, कभी हड्डियों में मजबूती आना, कभी मासिक स्राव होना, कभी दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज में परिवर्तन होना। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो किशोर अवस्था में आते रहते हैं शारीरिक रूप से। जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो इसमें आता है कि बालक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, सोचने में, समझने में, विचार करने में, समस्या का समाधान करने में, निर्णय लेने में। तो ये सभी शक्तियां कहाँ आती है? मानसिक विकास के अंदर। तो एक बालक का जैसे बात की जाती है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, उसका ये परिपक्व होता है वो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन। तो इसके लिए ये जरूरी है कि बालक को शारीरिक और मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए, सही प्रकार से उसका निर्देशन करने के लिए शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक के शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो सही प्रकार से हो सके। तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान में रखना है, 5 पॉइंट्स है इसके। हम सबसे पहले बात करेंगे कि सामाजिक पाठ विषयों का अध्ययन, या उसकी व्यवस्था,
इसमें शामिल है कि एक बालक को कला की, साहित्य की, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक की, साइंस की सभी प्रकार से जो उपयुक्त है, सामान्य पाठ विषय है, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट है कि प्रयोगशाला की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रयोगशाला व पुस्तकालय, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर जब आप एक बालक को शिक्षा दे रहे हो तो उसमें लेबोरेटरी भी होनी चाहिए और लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। तीसरा है बालकों की या बालिकाओं की, यानी कि किशोर और किशोरियों की जिज्ञासा और जो उनकी निरीक्षण की शक्ति है उसको विकसित करने के लिए, यानी कि जो क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन की पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थानों का भ्रमण। तो इस प्रकार से अगर आप बालक और बालिकाओं को ऐतिहासिक जगह लेके जाते हैं, इमारतें दिखाने लेके जाते हैं या प्राकृतिक स्थानों पर भ्रमण करवाने लेके जाते हैं, तो इससे बालक की जिज्ञासा और निरीक्षण की जो शक्ति है वो डेवलप होती है। फोर्थ आता है आपका इसमें, फोर्थ आपका अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये है कि बालक के अंदर सौंदर्य और कला का जो भाव है उसको आपको जागृत करना है। तो इसके लिए आप कला की भी व्यवस्था कर सकते हो, यानी कि कलात्मक रूप से ड्राइंग की बात आती है यहाँ पर, या आप उनके लिए सिंगिंग कंपटीशन रख सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। और फिफ्थ आपका पॉइंट ये आता है, फोर्थ पॉइंट में तो आप कला और उसकी व्यवस्था कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर बालक में भाषा और विचारों को अभिव्यक्त करना और उसको ग्रहण करना, यानी कि दूसरों के जो भाव है, उनके जो विचार है, उनकी जो भाषा है उनको समझना और अपनी भाषाओं को उनको समझाने के लिए आप बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और बहुत सारी गोष्ठियां कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा की जो व्यवस्था है अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कितनी शक्तियों का उनमें या इतनी विशेषताओं का उनका विकास हो रहा है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसको भी सही दिशा मिल रही है। सेकेंड आता है आपका स्वेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो इमोशंस यानी कि भावों के रूप में पूरी तरह से अस्थिर होता है, अपरिपक्व होता है। उसे नहीं पता होता है किस अवसर पर, किस व्यक्ति के सामने, किस जगह पर, किस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करना है या अभिव्यक्त करता है। वो अपने संवेगों को पूरी तरह से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर देता है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ उसको संयोजन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? को करिकुलर जो एक्टिविटीज है, पाठ्य सेगामी क्रियाएं हैं, उसका विद्यालय में आयोजन किया जा सकता है। साथ ही साथ आप उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करेगा, किसी कार्यक्रम में या किसी प्रकार का अभिनय करेगा तो वो अपने भावों को व्यक्त कर पाएगा, तो उसको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और इसमें वह कंट्रोल भी करना सीख जाएगा। थर्ड आपका सामाजिक व्यक्तित्व के लिए शिक्षा। और किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो समाज में ही जो व्यक्ति है, जो उसका ग्रुप बना हुआ है, उसी के साथ ही समय व्यतीत करना चाहता है, खेलना चाहता है, उनके साथ ही रहना चाहता है। जो विद्यालय है वो परिवार, उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंस किसको देता है? अपने परम मित्र को, जो कि उसको बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इसीलिए सामाजिक व्यक्तित्व के लिए शिक्षा भी देना उचित है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सामूहिक क्रियाओं का आयोजन कर सकते हो, सामूहिक खेल का आयोजन कर सकते हो। तो शिक्षा के द्वारा आप एक बालक के अंदर सामाजिक व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का समाज से संबंध, समाज का समाज से संबंध, जो भी अन्य व्यक्ति है उनके साथ संबंध, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का
कोई प्रतिबंध ना लगे, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के माध्यम से आप सामूहिक क्रियाओं का, सामूहिक खेल का, सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हो और एक बालक और बालिकाओं के अंदर सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। फोर्थ है यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन। किशोर अवस्था में इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है, इस प्रकार की एजुकेशन की, क्योंकि किशोर अवस्था में किशोर और किशोरियों में जनित क्रियाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। जो किशोर और किशोरी होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण यानी कि इंट्रैक्शन का फील करते हैं, इसीलिए यौन शिक्षा भी देना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉस ने इसको इस प्रकार से, जो मनोवैज्ञानिक को है, इस प्रकार से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक बालक या बालिकाओं को एक वयस्क के द्वारा गोपनीय रूप से इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि किशोर और किशोरियों का उसमें विश्वास बना रहे, यानी कि वो उस पर ट्रस्ट फील कर सके। और ये शिक्षा तभी दी जा सकती है जब एक बालक और बालिकाओं का उस वयस्क के प्रति पूरी तरह से ट्रस्ट होगा, यानी कि विश्वास होगा। अब आप समझेंगे कि ये शिक्षा देनी क्यों जरूरी है, क्योंकि इस शिक्षा को देने से ही बालक के मस्तिष्क में जो मानसिक विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, जो भी गलत भावनाएं हैं उसका दमन होता है, जितनी भी गलत भावनाएं उसका दमन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस प्रकार की शिक्षाओं को नहीं दी गई तो आपराधिक प्रवृत्ति में भी वह जा सकता है, तो अपराधी होने से भी वह बचता है, इसीलिए ये शिक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ है आपका नागरिक जीवन के लिए शिक्षा। अगर हम शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वयस्क हैं, उनको अच्छा उत्तम नागरिक बनाना, यानी कि सिटीजन एक अच्छा बनाना अपने देश के प्रति। और जब हम नागरिक गुणों की बात करते हैं तो इसमें आता है सहकारिता, प्रेम, मित्रता, उत्तम गुण, नैतिक और अनैतिक के बारे में सोचना, विचारना, ये सभी चीजें कहाँ आती है? सहकारिता, ये सभी चीजें आती है आपके नागरिक जीवन में। इसलिए शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि किशोर अवस्था में जो किशोर और किशोरी है उनके नागरिक जीवन का पूरी तरह से आधार बन पाए, उसको वे समझ पाए और नागरिक जीवन के लिए शिक्षा लेने के साथ साथ वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, यानी कि भावी जीवन में पहुंच सके। इसलिए भी नागरिक जीवन की आवश्यकता के लिए शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। सिक्स्थ है निर्देशन की व्यवस्था। निर्देशन देना किशोर अवस्था में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि किशोर अवस्था में जो बालक हम कहते हैं तनाव, तूफान या पेंडुलम की स्थिति होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उसको सही प्रकार से गाइड नहीं किया गया होता है, या आप ये समझ सकते हो कि उसको नहीं पता क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। इसलिए इस अवस्था में निर्देशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आप इस निर्देशन इस प्रकार से भी महत्वपूर्ण है, या शिक्षा के द्वारा आपने कई विद्यालयों में देखा होगा, कई ऐसे निर्देशन मंडल बने होते हैं या कुछ क्लासेस होती है जहां पर बच्चों को गाइड किया जाता है, उसको परामर्श दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का अच्छे से अध्ययन किया जाता है और उसको परामर्श देकर भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए निर्देशन की व्यवस्था भी शिक्षा मतलब विद्यालय में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किशोर अवस्था में तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सेवेंथ आपका पॉइंट है पूर्व व्यवसायिक शिक्षा, जिसे कहा जाता है प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। किशोर अवस्था में जो किशोर और किशोरी होते हैं वो अपने भावी जीवन में किस प्रकार से व्यवसाय का चुनाव करें उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उनको नहीं पता कि उनको भावी भविष्य में अपने फ्यूचर के लिए किस प्रकार के व्यवसाय का चुनाव करना है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से जो बालक है, बालिकाएं हैं, किशोर और किशोरियां हैं, उनके लिए पूर्व व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि विद्यालयों में ही
व्यवसाय से संबंधित प्रारंभिक शिक्षाओं को दी जानी चाहिए, ताकि भावी भविष्य को लेकर जिस प्रकार के उनके मन में जो द्वंद चल रहा है या किस प्रकार के जो विचार पनप रहे हैं, जो वो चिंतित है, वो पूरी तरह से उसमें रिलैक्स हो सके और अपने भावी भविष्य का निर्माण कर सके और उसके प्रति पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो जितने भी आधुनिक समय में बहुउद्देश्य जो विद्यालय है, उनमें व्यवसायिक विषयों से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 आपका पॉइंट है धार्मिक व नैतिक शिक्षा, जिसको कहते हैं रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। किशोर अवस्था में किशोर और किशोरी दोनों ही, उनके जो मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं जो कि पूरी तरह से विरोधी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मानसिक विरोधी विचार। क्योंकि इसी विचार के परिणाम स्वरूप ही जब वो किसी भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं या किसी भी फील्ड में आगे आना चाहते हैं, या वो सकारात्मक वे भी अपनाना चाहते हैं, यानी कि पोजीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि उनको कंक्लूजन नहीं मिल पाता कि वो कौन सी राह का या कौन से मार्ग का चुनाव करे। इसीलिए उनको पता नहीं होता क्या उनके लिए उचित है, क्या उनके लिए अनुचित है, क्या लाभकारी है और क्या बेकार है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक और नैतिक दोनों ही प्रकार के जो मूल्यों से संबंधित शिक्षा है, उनका समावेश भी पाठ्यक्रम में यानी कि विषय वस्तु में करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा से जो किशोर और किशोरियां होते हैं, उनको अपना सही मार्ग मिल पाता है, वे समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इसका वो निर्णय बहुत ही जल्दी ले पाते हैं। क्योंकि किशोर अवस्था में किशोर और किशोरियों में बहुत सारी चीजों को लेकर समस्याएं होती है, तनाव होता है और बहुत ही सारी परेशानियां भी होती है। तो इस क्षेत्र में यानी कि इस अवस्था में, इस एज में इस प्रकार की शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपने कोठारी कमीशन को तो समझा ही होगा। कोठारी कमीशन के द्वारा ये सबसे पहले इस बात पर बल दिया गया था कि माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें किशोर और किशोरियों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित जो मूल्य होते हैं, उनकी शिक्षा दिए जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन बालकों को, यानी कि बालिकाओं और बालकों को दोनों को ही दी जानी चाहिए। इसी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे आधुनिक विद्यालयों में आपने देखा होगा, हम जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं अपने विद्यालय में, जैसे कि जन्माष्टमी मनाते हैं या रक्षाबंधन मनाते हैं, इन सबके पीछे क्या होता है? इन सबके पीछे इसी प्रकार की शिक्षा जुड़ी होती है। जैसे ही बालक या बालिका है उस प्रकार के नायक और नायिका का रूप जो धारण करता है, और उनके मन में भी सेम उसी प्रकार के विचार आते हैं, यानी कि सादगी भरे, किस प्रकार की राह को आगे चुनना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छे है, सही प्रकार से निर्णय लेना, अपनी समस्याओं का समाधान करना। तो इसके पीछे का जो मकसद होता है, उद्देश्य होता है, वो वही होता है। 9th है आपका किशोरों के महत्व को मान्यता, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किशोर अवस्था में चाहे हम किशोर की बात करें या किशोरियों की बात करें, वह उचित महत्व यानी कि अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझते हैं, उचित महत्व और उचित स्थिति को पाना चाहते हैं। ये इन दोनों ही क्षेत्र में उनकी एक प्रबल इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती है, लेकिन उनकी इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस अवस्था में हमें बालकों या बालिकाओं, जो भी हमारे किशोर और किशोरी है, उनको उत्तरदायित्व की भावना से पूर्ति करवानी चाहिए, यानी कि उनको परिपूर्ण करना चाहिए। तो इसीलिए किशोरों के महत्व को मान्यता देने के लिए उनको सामाजिक क्रियाओं या जितनी भी आपकी स्वशासन क्रियाएं होती है, जो युवक गोष्ठियां होती है, इस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जा सकता है, जिससे कि किशोर और किशोरियों का क्या महत्व है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, उनको समझा जाए। 10th है आपका उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग। किशोर अवस्था में जो टीचिंग मेथड्स है वो पूरी तरह से प्रॉपर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जितने भी किशोर और किशोरियां होती है, उनके अंदर निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, निर्णय लेना, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। अगर आप इस अवस्था में किशोर और किशोरियों को पुराने तरह के जो मेथड्स है, जो विधियां हैं, उनसे पढ़ाएंगे तो बालक पढ़ नहीं पाएंगे। तो
परंपरागत जो भी आपकी विधियां हैं उसको छोड़कर जो लेटेस्ट यानी कि आधुनिक जितनी भी मॉडर्न प्रॉपर शिक्षण विधियां हैं उसका प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग पर ये जो रॉस मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बल दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि अगर किसी भी विषय का शिक्षण कार्य करवाना है एक अध्यापक को विद्यालय में, तो वह व्यवहारिक ढंग से करवाना चाहिए। यानी कि कक्ष में अगर आपको बालकों या बालिकाओं को कुछ भी समझाना है तो वो प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए, ना कि वर्बली। अगर बालक प्रैक्टिकल रूप में उस चीजों को करता है तो उसको बहुत जल्दी वो आत्मसात कर लेता है। साथ ही साथ जो भी विषयों का अन्य शिक्षण देना है या ज्ञान प्रदान करना है उसको भी दैनिक जीवन में जो भी उनकी दिनचर्या होती है, जो उनके कार्य होते हैं, उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से यानी जिसको वो देख सके प्रत्यक्ष रूप से उनको संबंध स्थापित करवाना चाहिए, ताकि वह उस वस्तु और अपने बीच में एक इंटरेक्शन को महसूस कर सके। जैसे कोई बालक या बालिकाएं, किशोर किशोरी, किसी भी चीज का आप उनको शिक्षण देते हो, जब वो प्रत्यक्ष रूप से उसके दर्शन करते हैं तो वो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और उसको सीख जाते हैं। तो इस प्रकार के सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए और मेथड्स का या टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए किशोर अवस्था में। तो आज हमने डिस्कस किया है कि किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।